कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई कि हाई कोर्ट ने सेबी को नोटिस भेजा है म्यूचुअल फंड को लेकर, एसआईपी को लेकर। तो क्या कोर्ट का कुछ चक्कर पड़ जाएगा एसआईपी में? कोर्ट का कुछ चक्कर पड़ जाएगा म्यूचुअल फंड में? क्या म्यूचुअल फंड में जो हमारे इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं वो पैसे निकाल लेने चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं आज के समय में हमारे लिए ये एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगता है। लेकिन अभी अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई, हाईकोर्ट ने सेबी को और एएमएफआई को नोटिस भेजा है। किस चीज़ के लिए नोटिस भेजा है? कि ये जो म्यूचुअल फंड सही है करके एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके लिए। अब समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड में आजकल पैसे जा कहाँ रहे हैं, क्यों ये नोटिस भेजा गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, तो आपको इस केस की बारीकियां समझ में आएंगी। म्यूचुअल फंड नॉर्मली एक पूल्ड फंड होता है जिसमें अलग अलग लोग पैसे लगाते हैं, और एक एएमसी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो आपके सबके पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग शेयर्स में पैसे निवेश करती है। परसेंटेज डिसाइड रहता है। कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं? म्यूचुअल फंड बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 4-5 तरीके के म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते हैं और वो ज़्यादा समझते हैं। जैसे एक इक्विटी वाला फंड हो गया, एक डेट वाला म्यूचुअल फंड हो गया, हाइब्रिड हो गया, फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड कैप वाला फंड हो गया, ELSS हो गया। तो ये सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादातर पता ही होता है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मार्केट क्रैश करा है, नीचे गया है। उसका रीजन क्या है? एक है FIIs बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको FIIs बोलते हैं। ये नॉर्मली कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारत के बाहर की हैं, वो भारत में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं तो पैसे लगाते हैं। हाल ही में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे निकाले हैं, बिकवाली जिसको कहते हैं, बिकवाली करी है। अलग अलग शेयर्स में जो पैसे डाले थे वो पैसे निकाले हैं। अब वो पैसे निकालेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो म्यूचुअल फंड जो है वो भी नीचे गिरेगा। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आई है, बहुत सारे शेयर मार्केट में भी पिछले 1 साल में गिरावट आई है। एक आंकड़ा है मेरे पास लिखा हुआ कि निफ्टी ने 2024 का सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो दिसंबर के आसपास देखा। एक और आंकड़ा है कि पिछले कुछ दिनों में करीब 40,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है निवेशकों का, या जो इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। दिसंबर 2024 में ही $1 करोड़ की इक्विटी FIIs ने बेच दी है, खरीद दी है। इन सब चीजों की वजह से मार्केट गिर रहा है। अब मार्केट गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आ रही है। अब ये समझने की जरूरत है, क्या इस समय एसआईपी में पैसे डालने, म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का सही समय है, या थोड़े दिनों के लिए रुका जाए, थोड़े समय के लिए रुका जाए? क्या एसआईपी के ऊपर कुछ लीगल केस होने वाला है? ये सब कहानियां चल रही हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉपेज है एसआईपी के। स्टॉपेज, एसआईपी का स्टॉपेज मतलब क्या है कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 100 लोगों ने एसआईपी करना स्टार्ट किया आज के महीने में। अब अगले महीने उसमें से केवल 50 लोगों ने कंटिन्यू रखा, 50 लोगों ने एसआईपी को बंद कर दिया। इसे हम बोलते हैं 50% का एसआईपी स्टॉपेज है। अभी का जो सीन है 80% एसआईपी स्टॉपेज है। 80% मतलब 100 लोग एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं, उसमें से 80 लोग बंद कर देते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। बाकी 20% लोग चल रहे हैं। ये क्या कहानी है? एसआईपी का स्टॉपेज क्यों हो रहा है? इसके पीछे कहानी यह है कि लोग आजकल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उन्हें समझ में आता है कि हाँ जी, लोगों ने बोला है, सबने बोला है, चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे डालते हैं। लेकिन पैसे वो कंटिन्यूअस नहीं डाल पाते। तो एसआईपी स्टॉपेज का कोई लेना देना नहीं है। ये आंकड़े हर जगह आपको दिख रहे होंगे आजकल इंटरनेट पे कि 80% एसआईपी स्टॉपेज हो रहा है, 80% लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। इसका मतलब एसआईपी में लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल इसकी कहानी नहीं है। 80% स्टॉपेज होने के बावजूद पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब 2023 के कंपैरिजन में 2024 में 135% इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मतलब
स्टॉपेज हो रहा है, लोग एसआईपी रोक रहे हैं, उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हो रहा है 23 के कंपैरिजन में 24 में 135% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो एसआईपी से गड़बड़ हो रही है, एसआईपी मार्केट में प्रॉब्लम कर रही है, एसआईपी बंद हो रहे हैं, ये कोरी अफवाह है, इसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। एक और कंपैरिजन दे रहा हूं आपको तो समझ में आएगा कि एसआईपी में ये जो रूमर्स चल रहे हैं उसका कुछ सिर पैर नहीं है। 2023 में करीब 80 लाख करोड़ रुपए एएमयू में ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो रखा था, मतलब जो पैसे लगे हुए थे एसआईपी में 80 लाख करोड़ रुपए लगे हुए थे। ये 2024 में हो गया 135 लाख करोड़ रुपए, इतना बढ़ा है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट। तो ये फिर से बातें जो आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है, फर्जी है। एसआईपी बंद नहीं हो रहा है, एसआईपी में इश्यूज नहीं चल रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो जब हम किसी आंकड़े को देखते हैं, किसी केस को देखते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, सारी बात देखनी पड़ती है, केवल एक चीज देख के डिसीजन नहीं लिया जाता। एसआईपी में जो ये पैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जो ज्यादा लोग ले रहे हैं, ये कहां पर पैसा जा रहा है? ये पैसा जा रहा है इक्विटी फंड में, डेट फंड में। इक्विटी फंड में करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए गए हैं। लार्ज कैप में, ब्लू चिप की कंपनीज में इतने इन्वेस्टमेंट हुए हैं। इसी तरीके से डेट में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हाइब्रिड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ऑलमोस्ट सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है वो है स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ना। अब ये जो हाईकोर्ट में केस आया उसका एक रीजन ये था, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि म्यूचुअल फंड, एक जो हमारा ये ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है, कि ये बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है। ये देखते हुए एक नोटिस जारी किया गया सेबी को। सेबी ने इस पर रिप्लाई किया कि ये जो म्यूचुअल फंड सही है एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, इसमें ये बताया जाता है कि बाजार के जोखिमों के अधीन है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पेशेवर लोगों की, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए, आपको अपना रिसर्च करना चाहिए, R&D करना चाहिए। म्यूचुअल फंड सही है का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद के कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, आंख बंद करके कहीं पर भी पैसे डाल दें। इसका मतलब ये है सोच कर, समझ कर, हर तरीके की रिसर्च करके उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब अगर आपने सोच लिया है कि म्यूचुअल फंड ठीक है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 2 फैक्टर आपको जरूर ध्यान में देने चाहिए। पहला फैक्टर है कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। रिस्क एपिटाइट कितना है कि कितना आप रिस्क ले सकते हो। दूसरा, आपका गोल कैसा है, गोल सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसके बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। रिस्क एपिटाइट आपका कितना है, उसके बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना है। अब अगर आपने सोच लिया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क एपिटाइट आपने कर लिया और गोल्स अपने डिफाइन कर लिए, इन दोनों चीजों पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको बात समझ में आए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क एपिटाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं अपना रिस्क एपिटाइट, क्या है हमारा। अब जैसे मान लीजिए आप कई सारे फैक्टर्स देख सकते हैं। पहला फैक्टर आपके पास है कि आपकी सैलरी कितनी है। अब मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए है, तो आपका रिस्क एपिटाइट कम होगा, क्योंकि उन 50,000 रुपए में से आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को उनका खर्चा भी चलाना है और आपकी सारी चीज़ें जानी है, EMI जाना है, रेंट जाना है, सारी चीज़ जानी है, तो आपका रिस्क एपिटाइट कम होगा। और अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने के हैं, तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी ऐसे फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर रिस्क और रिटर्न दोनों ज़्यादा होता है। लेकिन आपकी सैलरी कम है तो आपको ऐसे फंड्स में जाना चाहिए जहां पर रिटर्न आपको ठीक ठाक मिले लेकिन रिस्क कम हो। जैसे लॉन्ग टर्म के फंड्स हैं, लार्ज कैप के फंड्स हैं, डेट वाले फंड्स हैं, इन सब में जाना चाहिए। रिस्क एपिटाइट के लिए दूसरा फैक्टर है आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। फिनेंशियल बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। मतलब कोई कितना भी बोले कि
आप किस बैकग्राउंड से आते हो, कैसे आते हो, कोई मायने नहीं है, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, सब बातें सही है। लेकिन आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना है, कितनी सेविंग आपके पास हो रखी है, कितनी लायबिलिटीज़ आपके पास है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब वो अगर पैसे कुछ डुबो भी देता है तभी भी उसके पास बैकअप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ है, घर से सपोर्ट है, वो रिस्क ले सकता है ज़्यादा। जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सब कुछ खुद को ही करना है, जोड़ जोड़ के ईंट पत्थर जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए रिस्क एपिटाइट कम हो जाता है। तो आपको केवल ऐसे घोड़े की तरह देख कर कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, पैसे बढ़ जाएंगे, नहीं जाना है। आपको ये समझना है कि आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ है। आपको लगता है कि 1 या 2 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी या वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, पैसे बन जाएंगे, बिल्कुल इन फर्जी बातों में मत आइए। तीसरा पॉइंट है जो रिस्क एपिटाइट आपकी डिटरमाइन करता है। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं भी है, उस केस में भी आपकी प्लानिंग कैसी है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ डिपेंडेंसीज है, कुछ लायबिलिटीज़ है, उन चीज़ों की आपने प्लानिंग करी हुई है क्या। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर रखी है, जैसे टर्म इंश्योरेंस आपने ले रखा है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है, अगर ये तीनों चीज़ें आपने कर रखी हैं तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने ये तीनों चीज़ें नहीं करी हैं तो रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, किसी भी तरीके की सेविंग स्टार्ट करने से पहले, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड तीनों जरूर बनाना चाहिए। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है। उसके बाद आपके गोल्स कितने डिफाइन है और गोल्स को कैसे डिफाइन किया जाए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप इन्वेस्टमेंट सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए गोल्स नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं, आप उसमें बीच में कुछ इधर उधर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एक गोल होता है लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, दूसरा है शॉर्ट टर्म गोल। अब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। बहुत सिंपल सा फंडा है, मेरी डेफिनेशन है 5 साल से पहले का कोई भी गोल सब शॉर्ट टर्म है। 2 साल 3 साल लॉन्ग नहीं होता कि अरे मैंने तो 3 साल से पैसे लगा रखे हैं, 4 साल से पैसे लगा रखे हैं, नहीं। 5 साल से कम आपका कोई गोल है वो सारे शॉर्ट टर्म में आएंगे, 5 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म में आएंगे। आप चाहे तो एक मिड टर्म भी बना सकते हैं यहाँ पर, और 5 से 10 साल वाले को मिड टर्म में रख सकते हैं, 10 से ऊपर वाले को लॉन्ग टर्म गोल रख सकते हैं। अब इनका रिस्क कैसे चलता है कि कौन सा रिस्क लेना है। लॉन्ग टर्म में रिस्क हम ज़्यादा ले सकते हैं, रिस्क हाई ले सकते हैं क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल है। कौन कौन से गोल लॉन्ग टर्म में आते हैं, जैसे रिटायरमेंट, ठीक है। अभी अभी आपकी शादी हुई है तो बच्चे की शादी, जाहिर सी बात है 25 साल 20 साल बाद आएगा, तो बच्चों की शादी, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म गोल है। उसके लिए आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिले, रिस्क थोड़ा ले सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं, कोई भी ऐसा गोल जो शॉर्ट टर्म है, 5 साल से कम का गोल है, इसमें रिस्क नहीं लेना है, रिस्क कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कौन कौन से शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि अगले आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में आपको करना है। जैसे गाड़ी के लिए पैसे आप जोड़ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म गोल है, गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए। आप कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं जो आपके घर की जरूरत है, आपकी नेसेसिटी है, या कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सामान बनवाना है, आपके घर में कोई शादी होने वाली है 2 साल में 3 साल में, उसके लिए आप कुछ पैसे जोड़ रहे हैं। आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब बच्चे के एडमिशन के लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएशन में वो जा रहा है 2 साल बाद 3 साल बाद। इन सब चीज़ों के लिए आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं, उस घर खरीदने के लिए, उसका डाउन पेमेंट करने के लिए आप 2 साल में 3 साल में घर खरीदना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म गोल है। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो मिड वाली होती हैं, मतलब उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं,
बीच बीच का रिस्क ले सकते हैं। कौन कौन सी चीजें, एक दो एग्जांपल देते हैं मिड टर्म में। जैसे अभी अभी आपकी शादी हुई, अब आपको पता है ठीक है बच्चे होंगे, सारी चीजें होंगी, हो सकता है गाड़ी आपको 1 साल या 2 साल में ही लेने पड़े, लेकिन घर आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। घर आपको 6 साल 7 साल बाद जरूरत पड़ेगी। अब ये मिड टर्म की आपकी जरूरत हो गई, तो ये जो रिस्क यहां पर रिस्क होगा, आप चाहे तो रिस्क बीच में रखें, मैं रिस्क इसमें भी ले लेता हूं। अगर कोई मिड टर्म का भी कोई प्लान है, गोल है, उसके लिए भी मैं रिस्क ले लेता हूं, क्योंकि इंडियन मार्केट में मुझे उतना भरोसा है। जरूरी नहीं है, पिछले 10 साल से इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया है, गजब बुल रन पे चला है, बुलिश 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 होता रहा है। अगर 10 साल का बियर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप डूब जाएंगे। तो इसलिए आपको ये देखना है कि कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है। मिड टर्म का ये गोल बनाइए। ये दो चीजें आपको शॉर्ट करनी है, रिस्क एपेटाइट और गोल। अगर ये दोनों चीजें आपने शॉर्ट कर ली तो आप एक ढंग से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये हाई कोर्ट के नोटिस पे, वीडियोस पे जा रहे हैं, एसआईपी बंद हो जाएगा, म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा, लोग पैसे निकाल रहे हैं, फर्जी के डरावने वाली चीजें, इस पे भरोसा नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है। अगर हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा, आपको न्यूज में दिख रहा है, उसको पढ़िए, देखिए, समझिए क्यों नोटिस भेजा, क्या नोटिस भेजा, उसके पीछे क्या कहानी है। थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, आराम से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरीके के और भी पर्सनल फाइनेंस और मोटिवेशन के वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।